Jai Hind. In this lecture, I will design parity bit generator by using finite state machine. In this lecture, we will design odd parity bit generator. What is the concept of odd parity bit generator? For example, we have given 3-bit message B3, B2, B1. This is 3-bit message. How many possible combination in binary? 8 from 000 to 111. अब पैरिटी बिट के केस में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की जाती है, उसको बोला जाता है पैरिटी बिट। अब हमें डिजाइन करना है ओड पैरिटी, तो ये जो एक्स्ट्रा पैरिटी बिट है ये होगी ओड पैरिटी बिट। अब ये ओड पैरिटी बिट की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, वो कैसे होगी कि ओवरऑल मैसेज में, जैसे ओवरऑल मैसेज कितने बिट का होगा? 4 बिट का होगा। 3 बिट होंगे मैसेज सिग्नल में और 4th बिट पैरिटी बिट। तो ये पैरिटी बिट किस तरह से असाइन होगी कि ओवरऑल मैसेज में जो लॉजिक बंस है वो ओड टाइम्स होना चाहिए। मैं ओड पैरिटी की बात करता हूँ। जैसे इस केस में लॉजिक बन 0 टाइम्स है, 0 टाइम्स इवन नंबर होता है, तो ओड बनाने के लिए पैरिटी बिट 1 असाइन होगी। इसी तरह से इस केस में लॉजिक 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स ओड होता है तो पैरिटी बिट 0 असाइन होगी। लॉजिक 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स ओड, पैरिटी बिट 0। लॉजिक 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब इवन, तो ओड बनाने के लिए पैरिटी बिट 1 असाइन होगी। लॉजिक 1 टाइम्स है तो पैरिटी बिट 0 असाइन होगी। लॉजिक 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब इवन, तो पैरिटी बिट 1 असाइन होगी। अब पैरिटी बिट 1 असाइन क्यों हुई? अगर ओवरऑल मैसेज को देखता हूं तो ओवरऑल मैसेज में लॉजिक 3 टाइम्स है मतलब ओड टाइम्स। इसी तरह से 1 अगेन 2 टाइम्स मतलब इवन, तो ओवरऑल मैसेज को ओड बनाने के लिए पैरिटी बिट 1 असाइन होगी। लॉजिक 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ओड, तो पैरिटी बिट 0 असाइन होगी। इसी तरह से ये जो मैंने आउटपुट बनाया ये मैंने बनाया ओड पैरिटी के लिए। अगर इवन पैरिटी के लिए बनाते हैं तो इवन पैरिटी के केस में क्या होना था कि ओवरऑल मैसेज में लॉजिक 1 इवन टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इवन पैरिटी के लिए अगर इस इनपुट के लिए मैं आउटपुट देखता हूं तो क्या लिखेंगे? लॉजिक 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब ओड, इवन बनाने के लिए पैरिटी बिट यहाँ पर 1 असाइन होगी। इसी तरह से इसको देखते हैं 0 लॉजिक 1 टाइम्स है ओड, इवन बनाने के लिए इवन पैरिटी 1 असाइन होगी। जैसे इस केस में 0 लॉजिक 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब इवन, तो पैरिटी बिट 0 असाइन होगी अगर मैं इवन पैरिटी की बात करता हूं। पर इस क्वेश्चन में जो मैंने डिजाइन करना है वो मैंने करना है ओड पैरिटी बिट जनरेटर, तो इस कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा। और साथ में इस क्वेश्चन में मैं ये अज्यूम करता हूं जो मैसेज सिग्नल आ रहा है वो 3 बिट्स का आ रहा है, दैट इज मैसेज सिग्नल इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 बिट्स। अब इसको हार्डवेयर सर्किट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे? दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओड पैरिटी बिट जनरेटर। ओड पैरिटी बिट जनरेटर में क्या होगा? जो इनपुट डेटा होगा बिट वाइज बिट सर्किट में एंटर करेगा। पहले B0 फिर B1 फिर B2 एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल पहले B0 एंटर किया तो उस केस में बाय डिफॉल्ट आउटपुट 0 रहेगी। फिर B1 एंटर किया, अगेन आउटपुट 0 रहेगी। फिर B2 एंटर किया, अगेन आउटपुट 0 एंटर करेगी। हाँ, हमने ज्यूम किया है कि जो मैसेज सिग्नल है वो 3 बिट का है। जैसे ही मैसेज सिग्नल 3 बिट का सर्किट में एंटर करता है, अब ये जो 4th बिट है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे सर्किट में 3 बिट डेटा एंटर करेगा, अब सर्किट की आउटपुट क्या मिलेगी? अब सर्किट की आउटपुट 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। वो 0 और 1 किस पे डिपेंड करेगी? वो इस पे डिपेंड करेगी इन 3 बिट्स में लॉजिक 1 इवन्स टाइम है कि ओड टाइम्स है, जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल B2 B1 B0 1 1 1 होते, लॉजिक 1 ओड टाइम्स है और ओड पैरिटी बिट जनरेटर हम बना रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये जो आउटपुट है यहाँ पर 0 जनरेट होनी थी। ये आउटपुट क्या है? ये है पैरिटी बिट, ये जो 4th बिट हमने ऐड की थी। इसी तरह से अगर B0 B1 B2 में लॉजिक 1 इवन टाइम होता तो ओड बनाने के लिए ये जो आउटपुट है ये 1 जनरेट होती। इसी तरह से फिर B0 सर्किट में एंटर करता, बाय डिफॉल्ट आउटपुट 0 रहनी थी। फिर B1 एंटर करता, फिर 0 रहनी थी। B2 एंटर करता, फिर 0 रहनी थी। अब 3 बिट डेटा सर्किट में एंटर कर चुका है। अब ये जो 4th इनपुट है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं है। अब सर्किट जो आउटपुट जनरेट करेगा वो 0 कर सकता है या 1 कर सकता है, वो डिपेंड करेगा इन 3 बिट्स में लॉजिक 1 इवन टाइम है कि ओड टाइम्स है। एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर डिजाइनिंग ओड पैरिटी बिट जनरेटर।
And also we are assuming the incoming message is consisting of 3 bits. And this is a block diagram of synchronous sequential circuit. Synchronous sequential circuit is a combination of combinational circuit and flip-flop. And there are two types of synchronous sequential circuit. One is Mealy type and second one is Moore type. First question, why it is known as synchronous sequential circuit? इस केस में ये जो फ्लिप फ्लॉप है या सिंपली ये जो मेमोरी एलिमेंट है, इसके लिए हम क्लॉक यूज करते हैं, तो that is the reason it is known as synchronous sequential circuit. And there are two type of synchronous sequential circuit. In the case of Mealy type circuit, ये जो प्रेजेंट आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है. अब प्रेजेंट स्टेट क्या होता है? एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट. अब ये प्रेजेंट स्टेट प्रेजेंट इनपुट के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करेंगे. यहाँ पर नई आउटपुट जनरेट होगी, दैट इज प्रेजेंट आउटपुट. अब यही कॉम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे. अब फ्लिप फ्लॉप उसी टाइम पे आउटपुट चेंज नहीं करेगा. जैसे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ड्यूरेशन अप्लाई किया, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज हो जाएगा. जो नई आउटपुट मिलेगी उसको नेक्स्ट स्टेट बोला जाता है और उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होगा वो क्लॉक पे डिपेंड करेगा, और ये जो आउटपुट यहाँ पर मिलती है ये क्लॉक पे डिपेंड नहीं करती. इसी तरह से अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है, दैट इज स्मॉल वाई. अब यही स्मॉल वाई प्रेजेंट इनपुट के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करेंगे, यहां पर नई प्रेजेंट आउटपुट मिलेगी. अगेन फिर जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में नई राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, दैट इज ये टू लो टू हाई ट्रांजिशन. अगेन फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होगा. अब जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा नेक्स्ट स्टेट. अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी. इस तरह से प्रोसेस आगे चलता है. तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के केस में क्या होता है, ये जो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होता है ये क्लॉक पे डिपेंड करता है, ये जो राइजिंग एज है. फॉर एग्जांपल अगर क्लॉक में ये ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा, और उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलेगी दैट इज नेक्स्ट स्टेट, वो डिपेंड करेगी प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट. प्रेजेंट इनपुट जो एक्स में अप्लाई करते हैं और प्रेजेंट स्टेट दैट इज दिस वन, यहां से लेके यहां तक. जब ये ड्यूरेशन फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में अप्लाई करते हैं उस टाइम फ्लिप फ्लॉप कट ऑफ मोड में चला जाएगा. मतलब उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. यहां से लेके यहां तक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, उस केस में नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. फिर जैसे ये ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है. Now I have to design hardware implementation. First we have to design state diagram. अब 3 बिट डेटा सर्किट में एंटर करेगा, 3 बिट डेटे के जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मैंने यहाँ पर लिख ली है. तो इनिशियली मैं प्रेजेंट स्टेट ए एज्यूम करता हूँ, स्टार्टिंग प्रेजेंट स्टेट है ए. अब प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते मैं इसको ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेट मिली उसको मैंने साइन कर दिया सी. प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई किया आउटपुट तो रहेगी 0 और नेक्स्ट स्टेट मिलेगी सी. इसी तरह से 1 के लिए चेक कर लिया, 0 के लिए चेक करते हैं. प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो जो नेक्स्ट स्टेट मिली उसको मैंने साइन कर दिया बी. प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो आउटपुट तो 0 रहनी थी और नेक्स्ट स्टेट मिली बी. अब आउटपुट 1 कब मिलेगी, जब 3 बिट डेटा एंटर हो जाएगा, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल आउटपुट 1 हो सकता है. अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सी और बी, एक तरह से 1 बिट के लिए मैंने स्टेट्स लिख दी हैं. ये सी क्या बताएगा, अगर 1 बिट के लिए लॉजिक 1 ओड टाइम्स आता है, आपने इस तरह से याद रखना है. और बी स्टेट क्या बताता है, अगर 1 बिट के लिए लॉजिक 1 इवन टाइम आता है, यहाँ पर लॉजिक 1 0 टाइम्स आया, 0 टाइम्स भी इवन नंबर होता है, तो इसलिए बी लिखा. और इस क्वेश्चन में जब लॉजिक 1 ओड टाइम्स आता है उस टाइम पे जो स्टेट्स होंगी उन स्टेट को मैं ए से ऊपर लिखूंगा, इस डायरेक्शन में लिखूंगा. इसी तरह से अगर लॉजिक 1 इवन टाइम आता है तो जो मुझे स्टेट्स मिलेंगी उसको मैं ए के नीचे लिखूंगा, इवन टाइम. इसी तरह से सी प्रेजेंट स्टेट है. अब सी प्रेजेंट स्टेट में कैसे पहुंचते, अगर पास्ट में इनपुट 1 अप्लाई की होती, सी है प्रेजेंट स्टेट.
प्रेजेंट इनपुट 0 या प्रेजेंट इनपुट 1 हो सकती है। तो सेम मैंने क्या बोला था, ऊपर मैं कौन सी स्टेट रखूंगा जहां पर लॉजिक वंस ओड टाइम्स आएगा। तो मैं कौन सा केस लूंगा, मैं लूंगा इसको, प्रेजेंट स्टेट सी है, अगर इनपुट में अप्लाई करते 0 तो सीक्वेंस क्या बननी थी, 1 0। अब 2 बिट में 1 है ओड टाइम्स, तो मतलब जो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी उसको मैंने सी असाइन किया, ओड वाली स्टेट को मैं ऊपर लिखूंगा। ई में कैसे पहुंचे थे, अगर इनपुट में अप्लाई करते 0 आउटपुट मिलनी थी 0। इसी तरह से सी में खड़े हैं, अगर प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करते डेट इज दिस वन, सीक्वेंस क्या बननी थी, 1 1। 2 बिट के लिए लॉजिक 1 इवन टाइम आ रहा है, इवंस टाइम मतलब स्टेट्स नीचे लिखेंगे, इवंस के लिए स्टेट मैं यहां पर लिखूंगा। तो सी में खड़े थे, तो ये स्टेट एक नई बनेगी, उसको लिख दिया डी। डी में कैसे पहुंचे, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते आउटपुट तो 0 मिलनी थी। अब बी के लिए चेक करते हैं, बी स्टेट में कैसे पहुंचते, अगर पास्ट में इनपुट 0 अप्लाई की हो, प्रेजेंट स्टेट है बी, अगेन यहां पर 0 अप्लाई कर सकते हैं, यहां 1, प्रेजेंट इनपुट 0 या फिर 1 हो सकता। अगर मैं 0 लेता प्रेजेंट इनपुट, ये केस लेता, एक्स में 0 अप्लाई करते, सीक्वेंस क्या होनी थी, 0 0। 2 बिट डेटा के लिए लॉजिक 1 है इवंस टाइम, इवंस टाइम क्यों बोला, लॉजिक 1 0 टाइम्स है, 0 टाइम्स इवन होता है, तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी मिलेगी, वो डी मिलेगी। डी स्टेट क्या बताता है कि जब लॉजिक 1 2 बिट्स के लिए इवंस टाइम होता है, जैसे इस केस में डी में कैसे पहुंचे, अगर 1 1 अप्लाई करते, 2 टाइम्स 1 अप्लाई करते मतलब इवंस टाइम। इसी तरह से बी में थे, अगर 0 अप्लाई करते 0 0, यहां पर लॉजिक 1 0 टाइम्स है, 0 टाइम्स मतलब इवन, नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी डी। डी में खड़े थे, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो आउटपुट है 0। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट थी बी, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, सीक्वेंस क्या बननी थी, सीक्वेंस देखो, इस सीक्वेंस में लॉजिक वंस ओड टाइम आता है, एक टाइम आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, वो ई मिलेगी। ई क्या बताता है कि 2 बिट्स में जब लॉजिक 1 ओ टाइम्स आता है, ऊपर से देख लो, ई मतलब 1 0, लॉजिक 1 ओ टाइम्स आया, तो और इस केस में भी 0 1, लॉजिक 1 मतलब ओ टाइम्स, तो B2 चले जाएंगे ई। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते आउटपुट 0। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना है, हमने 2 बिट के लिए इंटरनल स्टेट्स बना ली हैं, ई में कैसे पहुंचते, या 1 0 अप्लाई करते या नीचे से चलते 0 1। लॉजिक 1 देख लो, दोनों में एक टाइम्स है मतलब ओड टाइम्स, तो इसलिए ई को यहां पर लिखा है। तो लॉजिक 1 ओ टाइम्स होगा तो वो स्टेट में ए के ऊपर लिखूंगा, ये मैंने कंडीशन ली हुई है। इसी तरह से डी में कैसे पहुंचे, अगर 0 0 अप्लाई करते या दूसरा केस 1 1 अप्लाई करते, अगेन लॉजिक 1 को काउंट करो, दोनों में इवन टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है इवन, यहाँ 0 टाइम्स है मतलब इवन, तो यहाँ पर है डी स्टेट। अब 2 बिट्स के लिए स्टेट्स हमने लिख ली हैं, अब ई में खड़े हैं, ई में कैसे पहुंचे, अगर पास्ट में इनपुट्स रहती 1 0, या आप इस तरह से बोल सकते हो 0। अगेन प्रेजेंट स्टेट ई है, इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं, इनपुट में 1 अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते 1 0 0, लॉजिक 1 काउंट करो, लॉजिक 1 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स मतलब ओड, तो नई स्टेट कहां जानी थी, E2G। प्रेजेंट स्टेट ई है, इनपुट में 0 अप्लाई करते आउटपुट 0, तो जी क्या बताएगा, जब 3 बिट डेटा एंटर करेंगे और उस 3 बिट डेटा में लॉजिक 1 ओड टाइम्स होना चाहिए। इसी तरह से ई में खड़े हैं, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, तो सीक्वेंस क्या रहनी थी, आप 1 0 लो या 0 1 लो, आपकी चॉइस है, मैं इसको ले रहा हूं 0 1 1, 0 1 1। अगेन लॉजिक 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब इवन, तो एक नई स्टेट बनाऊंगा मैं 3 बिट के लिए, E2 चले गए F। ई में खड़े थे, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, आउटपुट तो मिलनी थी 0, नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी F। अगेन डी में खड़े हैं, डी में कैसे पहुंचते, अगर लॉजिक 1 इवन टाइम होता, अगर मैं नीचे से चलता हूं 0 0, या फिर या मैं इस तरह से आता हूं 1 1,
जीरो जीरो या फिर वन वन। अगेन इनपुट में जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। प्रेजेंट इनपुट जीरो या प्रेजेंट इनपुट वन। प्रेजेंट स्टेट है डी। अगर मैं डी में खड़ा था, अगर पहले केस में ये कंसीडर करता हूं, अगर इनपुट में अप्लाई करते जीरो, तो सीक्वेंस क्या बननी थी, मैं इस वन वन को ले रहा हूं, 110। अब आपने देखना है 3 बिट के लिए लॉजिक वंस 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब इवन। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी थी, एफ। एफ स्टेट क्या बताता है, अगर लॉजिक 1 3 बिट्स के लिए इवन होता है तो D2 चले जाना था एफ। अगर इनपुट में अप्लाई करते जीरो, आउटपुट तो रहनी थी जीरो। अगेन दूसरा केस चेक कर लेते हैं, ई में खड़े हैं, दैट इज वन वन, अगर इनपुट में अप्लाई करते वन 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 वन। लॉजिक वन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है मतलब ओड, तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी मिलनी थी, ये वो स्टेट होनी थी कि जहां पर 3 बिट डेटा के लिए लॉजिक वन ओड्स टाइम होता है, वो है जी। जी में खड़े थे, अगर इनपुट में वन अप्लाई करते आउटपुट तो जीरो मिलनी। अब ये जी और एफ स्टेट्स कितने के लिए हैं, 3 बिट डेटा के लिए है। और एफ क्या बताएगा, इसमें एफ स्टेट ये बताएगा कि जो लॉजिक 1 है 3 बिट डेटा के लिए इवन होना चाहिए। अब देख सकते हो एफ में कैसे पहुंच सकते हैं, मैं यहां से पहुंच सकता हूं, मतलब इनपुट सीक्वेंस क्या रही होगी, जीरो जीरो जीरो। दूसरा केस क्या है, मैं ऐसे पहुंच सकता हूं, वन वन जीरो। तीसरा केस क्या है, मैं इस तरह से भी आ सकता हूं, वन जीरो वन। तीनों केस में देखो लॉजिक 1 इवन टाइम है, 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, ये भी इवन, यहाँ पर 0 टाइम्स है और 0 टाइम्स भी इवन होता है। और इसी तरह से जी क्या बताएगा कि लॉजिक 1 ओड टाइम्स है, अगर मैं 3 बिट डेटा को चेक करता हूँ। 3 बिट डेटा के लिए हमने स्टेट डायग्राम बना लिया है। अब जैसे सर्किट में 3 बिट डेटा एंटर करता है, अब इनपुट में 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आउटपुट जो जनरेट होगी वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि लॉजिक 1 3 बिट डेटा में इवन टाइम है कि ओड टाइम्स है, और हम ओड पैरिटी बिट जनरेटर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जी में खड़ा हूं, जी में कैसे पहुंचे, अगर मैं इस केस को लेता हूं 100, 3 बिट डेटा को देखो, लॉजिक 1 ओड टाइम्स है और ओड पैरिटी हम बना रहे हैं, तो फोर्थ पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, जीरो। दैट इज ये। अब ये फोर्थ पैरिटी बिट क्या है, ये है आउटपुट। अब आउटपुट क्या जनरेट होगी, जीरो। तो सिंपली 3 बिट डेटा एंटर कर चुका है, इनपुट में आप जीरो अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट तो जीरो रहेगी। अब आउटपुट तो जीरो रहेगी, नेक्स्ट स्टेट क्या अब रहेगी। अब क्वेश्चन में हमने इनपुट सीक्वेंस किस तरह से एंटर कर रहे थे, इस तरह से 3 बिट डेटा एंटर किया, आगे जीरो भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। आउटपुट डिसीजन लेगा कि आउटपुट जीरो देनी है कि 1 देनी है। अगेन फिर आगे 3 बिट डेटा नए तरीके से एंटर करेगा, तो उसके बाद सर्किट जो हो जाएगा रीसेट हो जाएगा, इनिशियल स्टेट ए में चला जाएगा, जीरो टू ए। प्रेजेंट स्टेट जी है, इनपुट में जीरो अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट तो जीरो रहेगी। इसी तरह से एफ, एफ में कैसे पहुंचे, मैं इस केस को ले रहा हूं 110, मतलब 3 बिट डेटा में लॉजिक 1 इवन टाइम। अब पैरिटी बिट क्या असाइन करेंगे, और पैरिटी बिट जनरेटर बना रहे हैं, इवन है, ओड बनाने के लिए 1, तो सिंपली पैरिटी बिट मतलब ये आउटपुट बता रहा हूं मैं, तो आउटपुट यहां पर 1 जनरेट हो जानी चाहिए और सर्किट हो जाएगा रीसेट। एफ में खड़े हैं, इनपुट जीरो अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो कोई फर्क नहीं है, आउटपुट तो मिलेगी 1 और नेक्स्ट डेट चली जाएगी ए। नाउ दिस इज स्टेट डायग्राम। अब स्टेट डायग्राम का क्या बेनिफिट रहता है कि मुझे 3 बिट डेटा की कोई भी इनपुट सीक्वेंस दी है, उस सीक्वेंस को देख के मैं ये बता दूंगा कि आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास सीक्वेंस ये दी हुई है 101, पहले ये 1 एंटर किया, फिर ये 0, फिर ये 1, 3 बिट मैंने सीक्वेंस ली है, तो मैं स्टार्टिंग स्टेट ए में खड़ा हूँ। अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, तो नेक्स्ट स्टेट तो मिलनी थी सी, आउटपुट जीरो। अब मैं सी में खड़ा हूँ, अगर इनपुट में अप्लाई किया 0, तो नेक्स्ट स्टेट ई मिलनी थी और आउटपुट जीरो। इसी तरह से 1 अप्लाई करते, फिर 1 मतलब दिस 1, नेक्स्ट स्टेट एफ और आउटपुट जीरो मिलनी थी। अब मैं एफ पे खड़ा हूं, 3 बिट डेटा एंटर कर चुके हैं, अब आप 0 एंटर करो या 1 एंटर करो, नेक्स्ट स्टेट ए मतलब रीसेट हो जाना था और आउटपुट मिलनी थी 1। अब आप 0 करो या 1 एंटर करो, आउटपुट तो 1 रहेगी, पर नेक्स्ट स्टेट रीसेट हो जाना था ए। अब इसी स्टेट टेबल को देख के मैंने स्टेट टेबल लिख लिया है।
दिस इज प्रेजेंट स्टेट। टोटल प्रेजेंट स्टेट कितनी है या टोटल इंटरनल स्टेट कितनी है 7 फ्रॉम ए टू 0। यहाँ पर मैंने लिखा नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट क्या मिलेगी अगर x में 0 या फिर x में 1 अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए में खड़े हैं, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट बी आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट बी आउटपुट 0। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट सी आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट सी आउटपुट 0। इसी तरह से ई को आप चेक कर लो, इनपुट में 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट जी आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट जी आउटपुट 0। अगर 1 अप्लाई करते ई में खड़े हैं, नेक्स्ट स्टेट एफ आउटपुट 0। अगेन जी में देख लेते हैं, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते, आउटपुट तो 0 रहनी थी, नेक्स्ट स्टेट ए आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट ए। इसी तरह से अगर 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ए आउटपुट 0। तो स्टेट डायग्राम को देख के स्टेट टेबल बनाया जाता है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट सी में खड़ा हूं, इनपुट में 0 अप्लाई किया तो आउटपुट मिलेगी 0। अब इस आउटपुट के लिए क्लॉक यूज नहीं की, आउटपुट ये आउटपुट कौन सी है, बिफोर अप्लाइंग क्लॉक। फिर जैसे ही क्लॉक अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होगा, फिर नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, उसको बोला ई। तो ये नेक्स्ट स्टेट कैसे मिलेगी, आफ्टर अप्लाइंग क्लॉक। और ये जो आउटपुट होती है इसके लिए क्लॉक नहीं चाहिए होती है, या आप इस तरह से बोल सकते हो डिले टाइम में क्या होता है, ये जो आउटपुट होती है बिफोर अप्लाइंग क्लॉक हमें मिलती है। दिस इज स्टेट टेबल, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अगला प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारे पास है प्रेजेंट स्टेट, टोटल इंटरनल स्टेट है ए टू जी, मतलब 7 स्टेट्स हैं। अगर इन 7 स्टेट्स को मुझे बाइनरी वैल्यू से डिस्टिंग्विश करना है तो कितने बाइनरी बिट्स चाहिए, 3 बाइनरी बिट चाहिए। 2 बाइनरी बिट से मैं 4 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, तो 3 से 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर 7 स्टेट है तो मिनिमम 3 बिट बाइनरी चाहिए। आगे है बाइनरी असाइनमेंट। मैंने क्या किया, ए को असाइन कर दिया 000 3 बिट बाइनरी, बी को असाइन किया 010, सी को असाइन किया 011, डी को 110, ई को 111, एफ को 100, जी को 101। इट इज नोन एज बाइनरी असाइनमेंट। अब बच्चों यहाँ पर जो बाइनरी वैल्यू असाइन करनी होती है आर्बिट्रेरी होती है, आप अपने तरीके से बाइनरी वैल्यू असाइन कर सकते हो। मैंने इस तरीके से किया, मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है 000, तो बी को अब 001 भी असाइन कर सकते थे। इसी तरह से सी को मैंने किया 011, तो आप कैसे कर सकते थे, अगर सीक्वेंस में करना होता तो सी को करते 010, तो डी को करते 011, पर मैंने इस तरह से बाइनरी वैल्यू असाइन की। इसी बाइनरी असाइनमेंट, बाइनरी असाइनमेंट के बाद हम क्या करते हैं, हम ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल बनाते हैं। इस केस में एक स्टेट को हम 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। और जो फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं उसको मैं जेके ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने यूज किए जेके। ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल में नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट को हम सेपरेट लिखते हैं, और साथ में ये जो इंटरनल स्टेट्स हैं इनको हम बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट क्या होता है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए, तो मैं लिख दिया स्मॉल बाई 1 बाई 2 बाई 3। फिर जैसे इनपुट अप्लाई करेंगे, फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे, नई नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, उसको बोल दिया कैपिटल बाई 1 बाई 2 बाई 3, और साथ में आउटपुट मिलेगी। सिंपली ए से लेके जी तक जिस तरह से हमने बाइनरी वैल्यू असाइन की थी वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। एक्स में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली थी बी, बी को असाइन किया था 0। यहाँ पर मतलब डी, डी को असाइन किया था 110, आप देख सकते हो। ई, तो ई को कर दिया 111। इसी तरह से वैल्यू आपने लिख ली। इसी तरह से इनपुट में अगर 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ये मिलनी थी, ई को लिख दिया 011 जो वैल्यू असाइन की। ई को बाइनरी वैल्यू से लिख दिया, डी को भी बाइनरी वैल्यू से लिख, ए 000। इसी तरह से आउटपुट को सेपरेट करके लिख दिया। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते या इनपुट में 1 अप्लाई करते, आउटपुट क्या मिलनी थी उसको सेपरेट करके लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ था 00010, जो सेम है यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर 0 x1। अब ये जो आउटपुट है इसको अलग करके मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो दिस इज ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। अब अगला स्टेप क्या होता है, हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। तो जो एक्साइटेशन टेबल है इसकी इनपुट्स की वैल्यू हम ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा था प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट, तो प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट को मैंने यहाँ पर कंबाइन करके लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा, एट ए टाइम सर्किट में क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट होगी जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होगा बाई 1 बाई 2 बाई 3, उसको यहाँ पर लिख दिया। और साथ में होगी प्रेजेंट इनपुट की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। जैसे प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट सर्किट में अप्लाई करेंगे आउटपुट मिलेगी, वो आउटपुट मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है।
फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट को कंबाइन करके लिख लिया है। और लिखना कैसे है, ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल को देख के लिखना है। जैसे प्रेजेंट स्टेट क्या है यहाँ पर 0 0 0, इनपुट 0 हो सकती है या 1, तो प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, इनपुट 0 या फिर 1। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट है 0 1 0, इनपुट 0 या फिर 1। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट है 0 1 1, तो इनपुट 0 या फिर इनपुट 1। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट है 1 1 0, इनपुट 0 या फिर 1। इसी तरह से लास्ट में प्रेजेंट स्टेट है 1 0 1, इनपुट 0 या इनपुट 1। ये वैल्यू लिख ली मैंने प्रेजेंट स्टेट और इनपुट। अब जैसे ही प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट सर्किट में अप्लाई करेंगे, दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, यहाँ पर जनरेट होगी आउटपुट। ये वैल्यू लिख दिया मैंने आउटपुट। और आउटपुट 1 कहाँ कहाँ मिली, एक यहाँ पर मिली, एक यहाँ पर मिली। प्रेजेंट स्टेट थी 1 0 0, इनपुट में अप्लाई करते 0, आउटपुट 1। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट स्टेट थी 1 0 0, इनपुट में 0 अप्लाई किया, आउटपुट 1 लिखा, अगली आउटपुट 1 यहाँ पर मिली। प्रेजेंट स्टेट थी 1 0 0, इनपुट में अप्लाई करते 1, आउटपुट मिली 1। प्रेजेंट स्टेट थी 1 0 0, इनपुट में अप्लाई करते 1, आउटपुट मिली 1। और रेस्ट केस में आउटपुट 0 मिली है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 0 0 लिख लिया है। अब ये नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू कहाँ से लिखनी है, ये भी इसको देख के लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट थी 0 0 0, इनपुट में 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट मिली 0 1 0, लिख दिया। इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट मिला 0 1 1, ये वैल्यू लिख दी। इसी तरह से मैं इसको देखता हूँ, प्रेजेंट स्टेट थी 1 0 1, दैट इज दिस वन। इनपुट में अप्लाई किया 0, नेक्स्ट स्टेट मिली 0 0 0, ये लिख दिया। अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, तो नेक्स्ट स्टेट मिली 0 0 0। इसी तरह से इस केस को देख लेता हूँ, प्रेजेंट स्टेट है 1 1 0, 1 1 0 कहाँ, यहाँ पर है। इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 1 0 0, तो ये वैल्यू आपने लिख लेनी। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 1 0 1, ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिख लेनी। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट, और ये जो आउटपुट की वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से लिखनी है, ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल को देख के लिखनी। और प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक पे डिपेंड करता है। अब ये जो टेबल है इसको बोला जाता है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्यों बोला जाता है, इसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ मिलेटाई फाइनाइट स्टेट मशीन। अब हमारे पास क्या है, प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी, और ये प्रेजेंट स्टेट हमने कहाँ से लिखा, स्टेट डायग्राम से लिखा था। तो प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी, फॉर एग्जांपल बाई 1 बाई 2 बाई 3, और जो जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए थे वो वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। एंड दिस इज प्रेजेंट इनपुट, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1, और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखनी है। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे, जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है। और ये वैल्यू हमने कैसे लिखी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने वैल्यू लिखी। तो बच्चों प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी, प्रेजेंट इनपुट हमारे पास है, जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए कैपिटल बाई 1 बाई 2 बाई 3, वो हमने डिसाइड कर लिया है। प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी, नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया है। उसके लिए इन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे उसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। और यहाँ पर हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, एंड दिस इज एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। दिस इज प्रेजेंट स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। आप इस तरह से बोल सकते हो, दिस इज स्मॉल वाई, दिस इज कैपिटल वाई। पर फ्लिप फ्लॉप में हम प्रेजेंट स्टेट को क्यू एन से रिप्रेजेंट करते थे और नेक्स्ट स्टेट को क्यू एन प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते थे। और जेके फ्लिप फ्लॉप में प्रेजेंट स्टेट 0, अगर नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए तो जेके में प्रेजेंट इनपुट 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए तो जेके में प्रेजेंट इनपुट 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट मुझे चाहिए 0, तो जेके में डोंट केयर 1 अप्लाई करेंगे। इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है 1, और जो हमें नहीं चाहिए वो हमें चाहिए 1, तो उस केस में जेके के इनपुट में क्या वैल्यू अप्लाई करेंगे, डोंट केयर जी। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, 0 1 डोंट केयर, फिर रिवर्स कर देना है, मतलब डोंट केयर 1 0। अब ये J1 और K1, और यहाँ में हमें अब यहाँ में कौन सी इनपुट चाहिए, J1 K1 J2 K2 J3 K3, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है। प्रेजेंट एक्साइटेशन रिक्वायर्ड J1 K1 J2 K2 J3 K3। अब ये वैल्यू कैसे लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल J1 K1 के लिए प्रेजेंट स्टेट Y1 दैट इज 0, नेक्स्ट स्टेट मुझे चाहिए 0, तो J और K में क्या वैल्यू अप्लाई करेंगे, 0 0 के लिए 0 डोंट केयर, ये वैल्यू ऐसे भरनी है। इसी तरह से ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है J1 K1, प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट चाहिए 0, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, तो J और K में प्रेजेंट इनपुट अगेन 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। अगेन इस केस को देखते हैं,
प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो जेके में 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। अगेन प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो जेके में डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे, और बाकी वैल्यू मैं ऑलरेडी भर चुका हूं। इसी तरह से J2 और K2 के लिए मैं वैल्यू भर चुका हूं, इन वैल्यू को मैं भर देता हूं। J2 K2 मतलब इस फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है, प्रेजेंट स्टेट है बाई 2, दैट इज दिस वन। इस केस को देखना है, प्रेजेंट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट चाहिए कैपिटल Y2 0, जो मैंने डिसाइड कर लिया है। तो वो कैसे मिलेगी, अगर J2 और K2 में क्या अप्लाई करूंगा, 1 0 के लिए डोंट केयर 1। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 1 है स्मॉल y2, और नेक्स्ट स्टेट चाहिए 0 और 1 0। अगेन इस J2 और K2 में अप्लाई करेंगे डोंट केयर 1। इसी तरह से इसको देखते हैं, प्रेजेंट स्टेट है 0, डेट इज ये है 0, और जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे चाहिए 0, तो फॉर 0 0 अगेन जेके में 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे, लेनी है। इसी तरह से आपने J3 और K3 के लिए वैल्यू लिख लेनी। एक केस मैं बता देता हूं, जैसे मैं इसको ले रहा हूं, प्रेजेंट स्टेट है 0, ये है 0, नेक्स्ट स्टेट मैंने डिसाइड कर लिया 1 चाहिए, तो J3 और K3 में क्या अप्लाई करेंगे, फॉर 0 1 1 डोंट केयर, तो आप देख लो यहाँ पर 1 डोंट केयर लिख ले, तो ये जो वैल्यू है अपने इसको देख के भरनी है। तो दिस इज एक्साइटेशन टेबल। हमारे पास इनपुट्स क्या थी, 4, दिस इज प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज प्रेजेंट इनपुट्स। अब इन इनपुट्स के लिए जो डेसिमल वैल्यू होगी वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट हमारे पास थी, और जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया है। प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी, नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेट कैसे मिलेगी, अगर इन 3 फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करते। अब हम J1 K1 J2 K2 J3 K3 और आउटपुट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं J1 के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो एट ए टाइम हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, y1 y2 y3 x। तो 4 वेरिएबल के मैप बनेगा, यहां पर लिखा y1 y2 y3 x। टोटल 16 सेल बनेंगे फ्रॉम 0 टू 15। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर इनपुट कॉम्बिनेशन है 14 फ्रॉम 0 टू 11। अगर आप काउंट करते हो तो 14 आएगा, 1 2 3 4 इस तरह से आएंगे 14। तो सिंपली यहाँ पर 14 इनपुट के कॉम्बिनेशन है, 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल से टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 16। तो कौन से 2 इनपुट कॉम्बिनेशन मिसिंग है, एक 2 मिसिंग है, एक 3 मिसिंग है। आप देख लो यहाँ पर 2 3 नहीं लिखा है। तो बाई डिफॉल्ट के मैप में ये जो 2 3 इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट में डोंट केयर भरूंगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले J1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिला, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला, वो वैल्यू ऑलरेडी मैं यहाँ पर भर चुका हूँ। और जिनके लिए डोंट केयर मिला वो वैल्यू मैं यहाँ पर भर चुका हूँ। और 2 और 3 इनपुट नहीं थी, उसके लिए बाई डिफॉल्ट डोंट केयर लिखा। अब मिनिमाइजेशन करते हैं, ये 4 1 इन 4 डोंट केयर के साथ मिलकर ऑक्टल बनाएंगे। ऑक्टल के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, 1 to 1 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, 1 to 1 सेम, दैट इज y2। तो Z1 इज इक्वल टू y। अब J1 इज इक्वल टू y2, इसका क्या मतलब कि जो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू होगी जो सर्किट में अप्लाई करेंगे वो ही J1 की आउटपुट होगी, मतलब फ्लिप फ्लॉप की वही इनपुट होगी। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट है 0, तो J1 अगेन 0, प्रेजेंट स्टेट है 0, J1 अगेन 0, प्रेजेंट स्टेट है 1, J1 अगेन 1। यहां पर देखो प्रेजेंट स्टेट है 1, अब J1 है डोंट केयर, ये 1 है तो ये डोंट केयर भी 1 होगा। तो सिंपली ये जो 12 इनपुट का डोंट केयर है उसकी वैल्यू 1 ली होगी। तो 12 इनपुट जिसमें डोंट केयर था इसकी वैल्यू 1 ली है, तब ये मिनिमाइजेशन में यूज हुआ है। इसी तरह से y2 है 0, J1 है डोंट केयर, तो J1 y2 को इक्वल है, तो इस डोंट केयर की वैल्यू 0 रही होगी। तो आप देख लो 1 0 0 0 8, तो 8 ये जो डोंट केयर है मिनिमाइजेशन में यूज नहीं हुआ है, तो डोंट केयर की वैल्यू 0 है। इसी तरह से बच्चों K1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू मैं भर चुका हूं, ये 4 1 इन 4 डोंट केयर के साथ मिलके ऑक्टल बनाएंगे।
और ये रेड में डोंट केयर क्यों लिखे हैं, ये वो इनपुट्स वैल्यू है जो है मिसिंग, जैसे 0 से 11 इसमें 2 और 3 मिसिंग है तो डोंट केयर लिख दिया। आंसर लिखते हैं 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, 0 to 0 कांस्टेंट दैट इज बाई 2 बार, तो K1 क्या आया बाई 2 बार। तो सिंपली जो बाई 2 प्रेजेंट स्टेट अप्लाई की उसका कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू K1 में मिलेगी। बाई 2 0 है तो K1 क्या होना चाहिए, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 तो डोंट केयर होना चाहिए 1। ये 0 है तो ये भी होना चाहिए 1। अगेन 1 है तो ये डोंट केयर होना चाहिए 0। अब आप देख भी सकते हो 0 1, ये जो डोंट केयर है इसकी वैल्यू होगी 1। 0 1 इसके लिए डोंट केयर की वैल्यू 1 ली है, ये पेयरिंग में यूज हो रहा है। और यहाँ पर डोंट केयर की वैल्यू 0 है, डेट इज 4। 4 इनपुट कहाँ पर गई, यहाँ पर गई। ये डोंट केयर यूज नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू क्या है 0। एक और केस देख सकते हैं, प्रेजेंट स्टेट बाई 2 है 1 तो K1 क्या मिला कॉम्प्लीमेंट 0। इसी तरह से J2 के लिए बनाते हैं, वैल्यू मैं भर चुका हूँ। ये 2 1 इन डोंट केयर के साथ मिलके अगेन ऑक्टल बनाएंगे। अब ऑक्टल के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, ये 0 to 0 सेम है दैट इज बाई 1 बार। तो सिंपली J2 इज इक्वल टू बाई 1 बार। तो ये जो बाई 1 था इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमें J2 में मिलेगा। जैसे ये था 0 तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आप देख लो 1 मिला, दिस इज अगेन 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। अब यहाँ पर था 0, ये है डोंट केयर, तो डोंट केयर की वैल्यू क्या रही होगी 1। ये 0 था इसका कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब ये डोंट केयर मिनिमाइजेशन में यूज हुआ होगा, मतलब 4। अब 4 इनपुट को देखो, देखो ये डोंट केयर मिनिमाइजेशन में यूज हुआ है तो डोंट केयर की वैल्यू 1 है। अब बच्चों इसी तरह से K2 J3 K3 और आउटपुट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखें। अब मैं डायरेक्टली इनके एक्सप्रेशन लिख दूंगा, आपने K मैप यूज करना है। दीज आर द लॉजिकल एक्सप्रेशन जो अगर आप कैलकुलेट करते तो इस तरह से मिलने थे। अब सर्किट बनाते हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए, 3 फ्लिप फ्लॉप लिख दिए, J1 K1 J2 K2 J3 K3। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट, स्मॉल बाई 1 Y2 Y3। कनेक्शन लगाने हैं, J1 इज इक्वल टू बाई 2, तो देखो बाई 2 से उठाया J1 में अप्लाई कर दिया, K1 इज इक्वल टू बाई 2 बार, कॉम्प्लीमेंट यहाँ से उठाया बाई 2 बार, ऑलरेडी मैं कनेक्शन लगा चुका हूँ। J2 किसके बराबर है बाई 1 बार, तो बाई 1 तो यहाँ पर अप्लाई किया। अगेन K2 किसके इक्वल है बाई 1 के इक्वल। अब J3 किसके इक्वल है, J3 में ही प्रेजेंट इनपुट X यूज होती है और K3 में भी प्रेजेंट इनपुट X यूज होती है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया प्रेजेंट इनपुट X। आप यहाँ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो दिस इज X, ये कहाँ से आ रहा है यहाँ से बाई 2, तो ये बना X बाई 2। इसी तरह से सैंड गेट की आउटपुट देखते हैं, एक इनपुट आई यहाँ से दैट इज बाई 1 बार, दूसरी इनपुट आई ये जो X है प्रेजेंट इनपुट, आगे और ऑपरेशन हुआ X बाई 2 प्लस बाई 1 X। आप देख लो सेम एक्सप्रेशन है, यही है। इसी तरह से K3 कहाँ से आया, इसी तरह से K3 देखते हैं, K3 का एक्सप्रेशन ये है, आप यहाँ से देख सकते हो बाई 2 बार X और ऑपरेशन हुआ X प्लस बाई 2 बार। इसी तरह से Z बाई 1, अब बाई 1 कहाँ से है, सॉरी यहाँ से है बाई 1, बाई 2 बार, यहाँ से बाई 2 बार उठाया, यहाँ से बाई 3 बार उठाया, एंड ऑपरेशन किया, ये है Z का। अब बच्चों सर्किट की वर्किंग कैसे होगी, फॉर एग्जांपल मैंने एक्साइटेशन टेबल से एक कॉम्बिनेशन ले लिया, प्रेजेंट स्टेट है 101, ये 1 है, ये 0 है, ये है 1 है। इनपुट में अप्लाई किया 1, ये है इनपुट, तो सिंपली हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है और प्रेजेंट इनपुट, तो आउटपुट क्या जनरेट होगी 0, तो यहाँ पर जो आउटपुट जनरेट हो जाएगी वो हो जाएगी 0। इस तरह से जैसे ही प्रेजेंट स्टेट में 101 और प्रेजेंट इनपुट में 1 अप्लाई किया, ये जो फ्लिप फ्लॉप है इनकी इनपुट्स में क्या वैल्यू जनरेट होगी, दिस वन डोंट केयर 1, दिस इज डोंट केयर 1, दिस इज 0 डोंट केयर, 0 डोंट केयर, दिस इज डोंट केयर 1। अब यही वैल्यू क्यों जनरेट होगी, ऑलरेडी मैंने पहले एक्साइटेशन टेबल बनाया था, उस एक्साइटेशन टेबल से हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए थे, और ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है किसको सेटिस्फाई करेंगे, प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट एंड ये जो हमें आउटपुट्स मिली J1 K1 J2 K2 J3 K3 एंड Z। तो बच्चों प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी, प्रेजेंट इनपुट जैसे ही 1 अप्लाई किया आउटपुट तो 0 जनरेट हो जाएगी, और इन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में ये कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाएगा।
अब क्या सर्किट उसी टाइम पे आउटपुट चेंज कर देंगे? नहीं करेंगे। फिर जैसे सभी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ड्यूरेशन अप्लाई की, ये फ्लिप फ्लॉप हो जाएंगे एक्टिवेट और नेक्स्ट डेट क्या मिल जाएगी? 000, मतलब ये 10 में चेंज हो जाएगा, ये 0 में चेंज हो जाएगा और ये भी 10 में